बीकॉम भी कर रखी है भाई। हाँ, लिख नहीं रखा होगा। चैप्टर नंबर 1 शुरू करें। अभी तक जो लगभग 60% 70% अपना चैप्टर हो गया। एक बार उसको चेक कर लेते हैं कितना आपको समझ में आया है। ये एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज आपकी 12 to 15 मार्क्स। पैटर्न वही रहेगा। पहले अपन क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे हर चीज के, हर टॉपिक के नोट्स। ठीक है। उसके बाद उसको बुक में से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। बुक में भी उसकी समरी बनाएंगे। लास्ट, आपके पास जो ये बुक है, लास्ट में आपको ये पूरी बुक ही पढ़नी है एग्जाम टाइम में। अब आपको लगता है 1.5 दिन के अंदर ये पूरी बुक पढ़ पाओगे? नहीं ना। हाँ, पढ़ पाओगे, देखते हैं अभी कैसे पढ़ पाओगे। सारी लाइन कैसे पढ़ोगे वो देखते हैं। सबसे पहले लाइन पे आते हैं, मीनिंग ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल। ये चीफ जस्टिस क्या होते हैं? जज। जज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बंदे होते हैं लॉ के अंदर, तभी वो जज है। वो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपनी तरफ से मीनिंग देते हैं। इन्होंने कहा कंपनी क्या होती है, ये कॉरपोरेशन होती है आर्टिफिशियल बीइंग। बीइंग मतलब पर्सन। बीइंग का मतलब क्या होता है? पर्सन। इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, सिर्फ लॉ की नजर में इंडी कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन मतलब व्यू। कंटम्पलेशन का मतलब क्या होता है? व्यू। ये सिर्फ लॉ की नजर में एक पर्सन होती है। कंटम्पलेशन का मतलब क्या होता है? व्यू। सिर्फ लॉ की नजर में ही कंपनी एक पर्सन होती है। ओके, आगे। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ। इसको सिर्फ लॉ से क्रिएट किया जा सकता है। मेयर मतलब ओनली, इट इज ओनली क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी नेचुरली पैदा नहीं होती है, इसको सिर्फ और सिर्फ लॉ के जरिए बनाया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ लॉ, ये लॉ की क्रिएशन है। इट possesses ओनली दोज प्रॉपर्टीज। possesses प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज? बोलो। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। कंपनी में क्या फीचर होते हैं? इसमें वही फीचर होंगे जो इसके चार्टर, विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर? एमओए एंड एओए। एमओए, एओए। चार्टर का मतलब बेस, जो कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। किसी कंपनी के क्या फीचर है, किस पे डिपेंड करता है? उसके एमओए और एओए पे। क्या उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? किससे पता लगेगा? एओए से। क्या ये कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है? कैसे पता लगेगा? एओए से। ठीक है। ओके। इधर एक्सप्रेसली, या तो ये लिखा होगा, एक्सप्रेस का मतलब लिखा होना, और इन एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, या ये इसके एग्जिस्टेंस के साथ एक्सीडेंटल मतलब जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। यहां पर सारी चीजें एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, कई चीजें ऐसी होती है जो इंप्लाइड होती है। कई चीजें ऐसी होती है जो इंप्लाइड होती है। बताओ, कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है? कोई भी बिजनेस कर सकती है। तो अगर मैंने लिख दिया कि मैं फ्रूट ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकता हूं, तो क्या मैं फ्रूट ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकता हूं? हाँ। इंडिया में, इंडिया से बाहर, कहीं भी। तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि इंडिया से बाहर भी? इंप्लाइड है ये तो। आपको बिजनेस करना है, आपने मेंशन कर दिया मैं ये बिजनेस करूंगा, तो ये इंप्लाइड है कि बिजनेस में पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकता हूँ और इंडिया से बाहर भी कर सकता हूँ। इतनी मजेदार डेफिनेशन नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, प्रोफेसर हैने ने क्या कहा? कंपनी जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और उसकी कॉमन सील होती है। हाँ, ये कुछ डेफिनेशन ठीक सी लगी। मीनिंग, बेसिकली डेफिनेशन नहीं, मीनिंग। ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये जो ये बताती है फीचर, ये क्या बता रही है? एक कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं। बताओ क्या क्या फीचर दिखा रखे इसने? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। बट अगर मैं कंपनी के अकॉर्डिंग बात करूं, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 20 के अकॉर्डिंग, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बताओ हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का कोई एग्जांपल बताओ।
द कंपनी एक्ट 1956। इन शॉर्ट, इस पेज की समरी क्या बनती है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी फर्म कंपनी होती है? बोलो। नहीं सर। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एलएलपी को अगर रजिस्टर होना है तो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होगी? एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कंपनी एक्ट का एक भी प्रोविजन इन पे अप्लाई नहीं होता। बात समझ में आ गई? ओके। कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फीचर्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला फीचर क्या बताया? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद कॉमन सील। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। और एक और पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक मिनट। आर्टिफिशियल पर्सन, ये बेसिक बातें यहां पर हो गई। तो उस पूरे पेज पे नेट क्या दे रखा है? कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी के फीचर दे रखे हैं, और कंपनी का इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ये बात बता रखी है। इतनी बात है, आगे आओ। ये लिख लिया बेटा? मेन फीचर ऑफ कंपनी, अब एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, पहला ही फीचर क्या दे रखा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज क्लॉथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉथ? शेप देना, इसको शेप देना, रूप देना। क्लॉथ का मतलब क्या होता है? रूप देना। इट इज क्लॉथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब पर्सन। इसको एक लीगल पर्सन का रूप दिया जाता है, इसको शेप दी जाती है एक लीगल पर्सन की शेप। इसको एक लीगल पर्सन की तरफ देखा जाएगा। ओके। इट कम्स विद ऑलमोस्ट सेम राइट, इसके पास सेम राइट एंड पावर होंगे एक ह्यूमन बींग के। ह्यूमन बींग बोले तो नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन ये डिफरेंट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सेपरेट। ये सेपरेट मानी जाती है किससे? फ्रॉम, फ्रॉम मेंबर। जैसे ही कंपनी बनती है, कंपनी एक लीगल पर्सन मानी जाती है और ये अपने मेंबर से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। कंपनी कैन परचेज ऑन प्रॉपर्टीज, कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये वाला पैराग्राफ रिपीट है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैं क्रॉस करवा रहा हूं। पढ़ के देखो, क्रॉस तो कर देना, एक बार पढ़ तो लो। सेम है।
इवन मेंबर, इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। क्या मतलब हुआ इसका? मैं एक कंपनी का मेंबर हूं, क्या मैं कंपनी को लोन दे सकता हूं? हाँ दे सकते हो। क्या मैं कंपनी से लोन ले सकता हूं? हाँ ले सकते हो। क्यों? कंपनी अलग है और आप अलग हो। आगे बात समझ में? इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट। इसका एग्जांपल, मेंबर ऑफ कंपनी कैन obtain लोन फ्रॉम कंपनी और कैन गिव लोन टू कंपनी। क्योंकि आप दोनों अलग अलग हो, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, तो आप आपस में भी ट्रांजेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है? आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं, क्या आप एचडीएफसी बैंक के मेंबर हुए? हाँ मेरे पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है, मैं उसका मेंबर हो गया। अब मुझे बताओ, क्या आप एचडीएफसी बैंक से पैसा ले सकते हो उधार? ले सकता हूं। क्या मैं एचडीएफसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं? कर सकते हो। क्या दिक्कत है? शेयर होल्डर होना अलग चीज है और कस्टमर होना अलग चीज है, मनी लेंडर होना अलग चीज है। ओके। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का अगर कोई कर्जा है, ओनली इट्स क्रेडिटर कैन शू इट, नॉट इट्स मेंबर। क्या मतलब हो इस बात का? मेंबर ने कंपनी में क्या लगाई हुई है? कैपिटल। क्या मेंबर कंपनी के जीते जी अपनी कैपिटल क्लेम कर सकते हैं? नहीं क्लेम कर सकते। दैट इज, मेंबर कैन नॉट क्लेम हिज कैपिटल। मेंबर कंपनी से अपनी कैपिटल क्लेम नहीं कर सकते। ये तो कंपनी जब बंद होगी तो सारी एसेट बेच के पहले किसका पैसा दिया जाएगा? क्रेडिटर का। कुछ बच गया तो तुम्हारा है। तो जब तक कंपनी जिंदा है मेंबर को कोई पैसा नहीं मिलता। केस करना, शू करना मतलब केस करना। आई विल शू यू मतलब मैं केस कर दूंगा, कोर्ट में केस कर दूंगा तुम पर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी ओन कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओन? बाय करना, बाइंग। यूज करना, एंजॉय करना मतलब ये नहीं कंपनी घूमने जा सकती है, कंपनी कहते बन गए भाई अब काफी टाइम बाद बने, चलो गोवा घूमने चलते हैं, नहीं भाई साहब। एंजॉय का मतलब यूज करना। डिस्पोज करना मतलब ट्रांसफर करना, बेचना, सेल आउट करना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, यूज कर सकती है, बेच सकती है। कंपनी के पास कैपिटल कहां से आई? कैपिटल एंड एसेट कंट्रीब्यूट बाय शेयर होल्डर। कंपनी बिकम्स ओनर, हालांकि पैसा किसने दिया? एसेट किसके पैसों से आई है? शेयर होल्डर के पैसों से। बट कंपनी के एसेट किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे, तो उन एसेट का ओनर कौन है? हाँ। बट कंपनी बिकम द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट। तभी तो कहा गया है कि मेंबर पैसा क्लेम नहीं कर सकता। आगे, शेयर होल्डर आर नोट जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। आप कंपनी के 25% के शेयर होल्डर हो। कंपनी की 4 बिल्डिंग है, तो कंपनी की एक बिल्डिंग आपकी हो गई, कहता ना। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की और मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर्स की। मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेंबर तो कंपनी की एसेट का इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकता अपने नाम में, कि कल को इसकी एसेट में आग लग जाए तो पैसा मुझे दे देना। किसके नाम पे एसेट है? कंपनी के नाम पे, तो इंश्योरेंस भी किसके नाम पे होगा? कहीं पढ़ा है ऐसा? कहीं देखा था? हाँ कहा? मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस लिमिटेड का केस, याद आया? एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आने वाला कि मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस केस को डिफाइन करो, और ये केस क्या है ये मैंने आपको नोट्स में बना दिया, तो यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते, प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो आप। मेंबर जो है कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, आप तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते। इस पॉइंट को समझना है तो आपको ये केस रेफर करना चाहिए।
और इस केस का कार्टून मैंने कहा बना रखा है, नोट्स में समझने के लिए। आपके एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां से पढ़ने के लिए नहीं कह रहा। अगली बात समझ में, बट याद तो है हुआ क्या था इस केस में, क्या था, मेंबर के पास में क्या था, 99% शेयर कैपिटल थी कंपनी की, और कंपनी का जो स्टॉक था, इसका फायर इंश्योरेंस इसने किसके नाम पे करवा लिया, तो बताओ क्या इसको क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, नो क्लेम, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की, तो क्लेम भी किसको मिलेगा। तो बस इतना याद रखना है तो रख लो, नहीं तो जब भी कोई केस आए और उसको अगर आपको पढ़ के याद ना आए किस केस में क्या है, नोट्स रेफर कर सकते हो। परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, बताओ परपेचुअल सक्सेशन क्या था, मेंबर के आने और जाने पर कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर में डाई और चेंज, मेंबर मर सकते हैं, मेंबर चेंज भी हो सकते हैं, बट कंपनी गोज ऑन, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप ना हो जाए, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप ना हो जाए। ओके, सिंस कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मरती नहीं है, मरता कौन है, एक नेचुरल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी डेथ नहीं हो सकती। इसको लॉ ने क्रिएट किया है, लॉ अलोन कैन ब्रिंग द एंड टू इट्स लाइफ, सिर्फ लॉ ही इसकी लाइफ को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, और उसे हम क्या बोलेंगे, वाइंड अप करना, इसे हम क्या नाम देते हैं, वाइंड अप करना। वाइंड अप करने का मतलब क्या है, लीगली कंपनी की लाइफ को खत्म करना, कंपनी की लाइफ को खत्म करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाइंड अप। पॉइंट सब में आ गया, ओके। इट्स एग्जिस्टेंस, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स, मेंबर के मरने से या मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू सेक्शन 3A, सब्जेक्ट टू सेक्शन 3A, ये क्या है ये भी नहीं समझाऊंगा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ सकते हो, डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा सीए इंटर में अगर पहुंचे तो, ठीक है, बट एक बार लिख लेना, ये सब्जेक्ट 2 का मतलब क्या है, 3A क्या है, ये दोनों बातें जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब करवाऊंगा। एक दो टॉपिक मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज के लिए जरूरी है, तो पता होना चाहिए। आइए आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी, बताइए, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड होती है, हो सकती है, डिपेंड, डिपेंड अपॉन काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी कौन सी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो बताओ क्या होगा, डेट ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटलिटी, फुल्ली, पूरी तरीके से, डेट इन दी टोटलिटी मतलब पूरी तरीके से, फुल्ली, होली, जो डेट होते हैं वो पूरी तरीके से डेट नहीं है शेयर होल्डर का। क्या मतलब हुआ, कंपनी को 10 करोड़ रुपए देने किसी के, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेंबर 10 करोड़ रुपए चुकाएंगे, नहीं भाई साहब, हम क्यों चुकाएंगे, लोन किसका, कंपनी का, हम तो सेपरेट है, कौन चुकाएगा, कंपनी चुकाएगी, कंपनी की सारी एसेट बेचो उससे चुकाओ, उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं होता है तब भी हम बाकी बची हुई पूरी अमाउंट के लिए लाइबल नहीं है, हम लिमिटेड अमाउंट देंगे, कितनी लिमिटेड, हाँ, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, यहां पर नॉमिनल वैल्यू की जगह पेड अप वैल्यू लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, अनपेड वैल्यू, सॉरी, अनपेड वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू की जगह क्या लिखो, अनपेड वैल्यू।
अनपेड वैल्यू। सर मान लीजिए क्रेडिटर जो है 2 करोड़ के है और अनपेड वैल्यू जो है वो 50 लाख की है, तो क्या उनसे और पैसे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। सर उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, मेंबर के पास, नहीं ले सकते। इन नो केस, किसी भी केस में शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू। अनपेड वैल्यू से 1 रुपया भी ऊपर नहीं मंगवा सकते किसी भी केस में। ओके, ये कौन सी कंपनी की बात चल रही है बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो मेंबर आर लाइबल अप टू अमाउंट गारंटीड बाय देम, और वो भी तब, एंड दैट टू ओनली व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। सर ये वाली बात सब में नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए बेटा। ये वाली लाइन ऊपर लिमिटेड बाय शेयर में नहीं लिखी हुई। आपने 50 लाख के शेयर लिए कंपनी से, कंपनी ने कहा 30 लाख तो अभी दे दे, 20 लाख वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाएंगे या जब जरूरत होगी तब? जब जरूरत होगी तब। बट गारंटी के अंदर जो इतनी आपने गारंटी दी है, कंपनी जब तक जिंदा है वो अमाउंट आपसे नहीं मंगवाई जा सकती। क्यों नहीं मंगवाई जा सकती? क्योंकि इस कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं होती। तो जो आपने गारंटी दे रखी है वो अमाउंट कब मंगवाई जाएगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर जरूरत पड़ी तो। बट लिमिटेड बाय शेयर में जितने शेयर आपने ले रखे हैं उतने पैसे आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। कंपनी अपने जीते जी भी वो पैसा मंगवा सकती है, कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगवा सकती है। बट लिमिटेड बाय गारंटी में जो आपने गारंटी दे रखी है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कब मंगवाया जा सकता है? वाइंडिंग अप के टाइम पे। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, हल्की फुल्की? और सर अगर मान लो ये अनलिमिटेड कंपनी है तो, इफ अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी होती है? हो सकती है, बहुत रेयर है। मैंने आपको बताया ना 14-15 कंपनी ही है जो अनलिमिटेड कंपनी है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड एज वेल। अब बताओ एज वेल वर्ड क्यों कह रहा है? कंपनी की तो होती अनलिमिटेड है, आपकी भी क्या हो गई? अनलिमिटेड। बात समझ में आ गई? हाँ थोड़ी थोड़ी। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। ओके, क्यों? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि प्रमोटर प्रेग्नेंट हुआ था और उसको बच्चा हुआ और बच्चे में कंपनी निकल के आई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? किसी ने कहा कि देखो प्राइवेट कंपनी है बेटा, अब है ना एक पब्लिक कंपनी और कर लो, जोड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना? इट इज अ लीगल और जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब भी लीगल होता है। जुडिशियल ये एक लीगल पर्सन है, एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट कैन शू, शू करना मतलब केस करना, एंड बी शूड, आप केस कर सकते हो और आपके ऊपर केस हो भी सकता है आपके नाम पर। इट कैन डू एवरीथिंग जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता, कंपनी ओथ नहीं ले सकती। ओथ क्या होता है? कसम खाना। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं गीता पे हाथ रख के, बबीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑन ओथ। एग्जामिनेशन ऑन ओथ। सर कसम कोई सच्ची थोड़ी खाता होगा, झूठी कसम भी तो खा सकते हैं, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? फिल्मों में दिखाते हैं ना डायलॉग, वकील खड़ा होता है, वकील कहता है जज साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जज कहता है हाँ कर ले, टाइम खराब, पूछ। जज साहब क्या आपको पूरा यकीन है कि गीता पे हाथ रख के जो कसम खाते हैं वो सच्ची बोलते होंगे? और फिल्म में दिखाते सन्नाटा कि भाई कितना अच्छा डायलॉग मारा यार वकील ने। अबे पागल आदमी, वहां पर वो टाइपिस्ट बैठे हैं, जो बोलेगा ना गीता पे हाथ रख के, वो सारा क्या होगा? टाइप होएगा, और उसके बाद उसके क्या लिए जाएंगे? साइन लिए जाएंगे। जो उसने बोला है कल को पता लगा झूठ है तो जेल है। बात समझ में आई? तो ओथ का मतलब ये नहीं कि माँ कसम, माँ कसम नहीं, साइन करके जा
कि जो तूने बोला है वो सही है। कल को प्रूव हो गया कि तूने झूठ बोला था तो बेटा टांगा तो तेरे को भी जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ। मैरी, आप शादी नहीं कर सकते, कंपनी शादी नहीं कर सकती। एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की शादी हो गई फिर स्मॉल कंपनी हुई, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ। और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, ये नहीं समझ में आया सर, ये क्या है? क्या कंपनी सीए का कोर्स कर सकती है? एग्जाम्पल, कंपनी कैन नॉट बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएम में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर, एटसेट्रा। कंपनी ये कोर्स नहीं कर सकती। नहीं बेटा मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, पीएचडी नहीं कर रखी। पीएचडी है ना रेगुलर कोर्स होता है, और रेगुलर कोर्स मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सीए की सीओपी है, और सीओपी जिसके पास होती है वो कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं पीएचडी नहीं कर सकता। ठीक है। ऑनलाइन पीएचडी होती है आजकल, कुछ वो आती है ना फेक यूनिवर्सिटी आती है, वहां पर आप 60-70 हजार रुपए दो, आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, और फिर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो, बट उस पीएचडी का कोई फायदा नहीं है। फिर बना के डाले जाओ वीडियो कि मैं डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, बट वो सारी फेक है बेटा। ठीक है, आओ आगे। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ, तो फिर ये काम कैसे करेगी? इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, एग्जाम्पल डायरेक्टर्स। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, किसके थ्रू काम करती है? डायरेक्टर के थ्रू। इसका मतलब डायरेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को, हाँ कि ना? बोलो। डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले अफेयर का मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। अफेयर का मतलब फंक्शन, वर्किंग। सर ये लाइन तो बड़ी अजीब है, कंपनी के डायरेक्टर तो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं ना बेटा। कंट्रोल का मतलब है डायरेक्टर कहेगा जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा, कहता नहीं बेटा, जो एमओए में लिखा हुआ और जो एओ में लिखा है तेरे को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। एजेंट किसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है? प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। डायरेक्टर्स को कंपनी का एजेंट कहा जाता है, कंपनी का मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक तो शेयर होल्डर है। तो उन्होंने क्या बना रखा है? एमओए और एओए, उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यू कैन नॉट कंट्रोल दी कंपनी। ठीक है। इस लाइन को लेके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं बता देता हूं। डायरेक्टर हैज टू एक्ट, डायरेक्टर हैज टू एक्ट एज पर द रूल्स ऑफ एमओए एंड एओए। डायरेक्टर कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता, डायरेक्टर वही काम करेगा जो एमओए में लिखा हुआ है, और वैसे ही करेगा जैसे एओए में लिखा हुआ है। ये एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है, आएंगे। और डायरेक्टर अगर इनसे बाहर जाकर काम करे तो डायरेक्टर का क्या होगा, ये भी सिलेबस में आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर एक्ट। डायरेक्टर अगर कंपनी के एमओए से या एओए से बाहर जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्ट्रा वायर एक्ट। और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सारे आएंगे इसी चैप्टर में। आगे चलो। देखो क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सही बात। दे एक्ट एज एजेंट, एजेंसी मतलब एजेंट, वो एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स। सर फिर कंफ्यूज हो गए, अभी लिखा हुआ है कि वो एजेंट है, अब लिख रहे हैं कि दे आर नॉट द एजेंट ऑफ मेंबर। वो कंपनी के एजेंट है, वो मेंबर के एजेंट नहीं है। सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कंपनी के एजेंट होना या मेंबर के एजेंट होना एक ही बात नहीं है। नहीं बेटा, एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए कौन लाइबल होता है? प्रिंसिपल। अगर मैंने कह दिया यू आर दी एजेंट ऑफ मेंबर, तो इसका मतलब डायरेक्टर कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? मेंबर। कहता ना, डायरेक्टर किसके लिए काम करते हैं? कंपनी के लिए।
तो डायरेक्टर अगर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? हाँ, एंड कंपनी इज लाइबल फॉर द एक्ट्स डन बाय डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? कंपनी लाइबल हो जाएगी। क्या कंपनी की कॉमन सील होना कंपलसरी है? नहीं सर। सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, हाँ। इट इज नॉट बेस्टोड विद बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्टोड? वरदान होना। हमें वरदान है कि हमारे हाथ पैर है, हमारा दिमाग है, हम सोच समझ सकते हैं। ये वरदान सिर्फ किसको मिला हुआ है? इंसानों को मिला हुआ है। कंपनी के पास ये वरदान नहीं है। आशीर्वाद कह सकते हो आप, ब्लेसिंग्स कह सकते हो आप, वरदान कह सकते हो आप। ये जो ब्लेस हमारे हाथ पैर है, ये ब्लेसिंग सिर्फ हमारे पास है, नेचुरल पर्सन के पास। जानवरों के पास भी नहीं है सर। जानवरों के भी तो हाथ पैर होते हैं, बट वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वरदान है कि हमारी नेचुरल बॉडी है, हमारे हाथ पैर है, कंपनी के नहीं होते। इट वर्क्स, यही वजह है, इट वर्क थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या मतलब? एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉमन सील, कॉमन सील क्या है? इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। अफिक्स्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफिक्स्ड? लगाना, इंपोज करना, ठीक है ना, पेस्ट करना, पोस्ट करना, लगाना। अफिक्स करना मतलब पोस्ट, यानी कागज पे पोस्ट कर दो, इसको लगा दो। ठीक है, पोस्ट नहीं पेस्ट लिखो यार, पोस्ट नहीं, गलती से पोस्ट लिख दिया, पेस्ट आएगा, पेस्ट, चिपका दो इसको। बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी तो लगा नहीं सकती, कंपनी तो साइन नहीं कर सकती ना, क्योंकि कंपनी की तो बॉडी नहीं है। तो यहां पर कंपनी के डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसके ऊपर किसके साइन होंगे, किसकी स्टैंप लगी होगी? कंपनी की स्टैंप लगी होगी, कॉमन सील। खाली ऑफिसर लिख सकते हैं, बट वही बात, ऑफिसर कौन हुए? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या आते हैं, कब आते हैं? साल में 4 बार। और बाकी दिन अगर साइन करने पड़ गए तो, कंपनी को डॉक्यूमेंट इश्यू करने हो गए तो डायरेक्टर इंप्लॉइज को क्या करके देके जाते हैं? पावर देके जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी। कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसकी जरूरत नहीं है लाइन की, आगे चलो। 2015 से कॉमन सील क्या है? ऑप्शनल है। इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट कैसे साइन होंगे? द ऑथोराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो। ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझो, 2 बातें होंगी। क्या कंपनी में कॉमन सील है? क्या कंपनी में कॉमन सील है? 2 बातें, ऑप्शनल है ना? हाँ है, ओके। एवरी डॉक्यूमेंट, अफिक्स करो इसे, अफिक्स ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए। सर कॉमन सील है ही नहीं। 2 बातें, क्या कंपनी में सीएस है? आपकी कंपनी में क्या आपकी कंपनी में सीएस है? हाँ है तो सही सर, ना नहीं है। नहीं है तो डॉक्यूमेंट साइंड बाय shall be signed by any 2 डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 5 डायरेक्टर है तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर दे। और सर अगर हमारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो तो, कहता अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा? डॉक्यूमेंट shall be signed by any 1 डायरेक्टर,
कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर दे और कंपनी सेक्रेटरी, दो साइन होने चाहिए भाई। कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर, और कॉमन सील अगर है तो फिर कॉमन सील ही लगेगी, फिर तो साइन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर क्या माना जाता है, कॉमन सील। बात समझ में आ गई? ओके। इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आए, सीए के एग्जाम में आए, इसके चांसेस ना के बराबर है। तो अभी तक जो 3 पेज पढ़े हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है, कॉमन सील क्या होती है, उसका रूल क्या है। क्लियर? आगे आओ। अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? हाँ, ये आया कुछ दमदार टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में। बताओ कॉर्पोरेट वेल क्या था? इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट वेल रियल में कोई चीज नहीं होती है, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली, जिसके थ्रू हम कंपनी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं सेपरेट, किससे, फ्रॉम मेंबर्स। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये एक फिक्शन है जिसको लॉ क्रिएट करता है ताकि कंपनी को मेंबर से क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। यही लाइन लिखवाई थी मैंने आपको। गुड। ये एक कॉन्सेप्ट है कि मेंबर जो है, मेंबर ऑफ कंपनी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज एक्शन। इस कॉर्पोरेट वेल के जरिए ही मेंबर्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। कंपनी अगर कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी एक्टिविटी करती है, तो उसकी लाइबिलिटी मेंबर पे नहीं आएगी, किसके ऊपर आएगी? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ दैट इज मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी। कंपनी अगर कोई काम करती है उसके लिए मेंबर लाइबल नहीं होता है। इसे ही क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होगी, कॉर्पोरेट वेल के जरिए। ये दो वर्ड कभी भी अलग अलग नहीं है, कॉर्पोरेट वेल और सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड अलग नहीं आ सकते। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी एक कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट वेल वो जरिया है जिसके थ्रू हम इनको सेपरेट देखते हैं, रियल में कोई दीवार या पर्दा नहीं होता है। ठीक बात है? इफ, अभी एग्जांपल दे रहा है, ये एग्जांपल है, इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट, अगर कंपनी कोई कर्जा लेती है या कंपनी कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है किसी लॉ का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रावेन? ब्रेक करना, ब्रीच करना, ब्रीच। क्या सर हम एग्जाम में ब्रीच वर्ड यूज कर सकते हैं? यस। क्या सर एग्जाम में हम ब्रेक वर्ड यूज कर सकते हैं? ना, अच्छा नहीं लगेगा। ब्रेक तो बहुत ही सिंपल वर्ड होगा, ब्रीच, कॉन्ट्रावेन, सर्क्यूमवेंट, ये वर्ड फिर भी लीगल है। देखो एग्जामिनर जो होता है ना, जो एग्जाम चेक करता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपनी बीवी से लड़के बैठा है तो पक्का नंबर काटेगा, उसको बहाना चाहिए नंबर काटने के। यही वजह है कि 5 में नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 4 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज तक आईसीआई ने नहीं बताया कि 1 नंबर आधा नंबर कैसे काटते हैं, किस बात का काटते हैं। आईसीआई वाले ये सपोज करके बैठे हैं कि जादू जो आया था ना, कोई मिल गया, उसने सभी बच्चों के सिर पे हाथ फेरा होगा, जैसे ऋतिक रोशन में फेर फेर के गया था। उसके बाद बच्चा कोई भी किताब उठाता है और कहता है हाँ माँ मुझे सब याद हो गया। 5 सेकंड में वो रोहित किताब पढ़ लेता, पूरी किताब पढ़ गया था, मैंने पढ़ लिया है, मैंने सब पढ़ लिया है। क्या ऐसा हो सकता है? कोई बच्चा एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद कर ले? रेयर, रेयर। मैंने कहा ऐसा बच्चा हो नहीं सकता कि जो एज इट इज याद न कर सके। हो सकता है, बट 1000-2000 में से शायद एक जो एज इट इज लाइन याद, लाइन टू लाइन याद कर ले, बट वो कितनी कर लेगा याद? आपकी बुक देखो कितनी मोटी है, ऐसे का सारा स्टडी मैट है इसके अंदर, ऐसे का जो मटेरियल आएगा ना आपका, वो सारा का सारा कवर कर रखा है इसमें मैंने। बस मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में बना रखा है, मैंने ऐसे का सारा मटेरियल कवर कर रखा है इसमें। ठीक है, बस मैंने इसमें अपनी थोड़ी कलाकारी करके उसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया, पैराग्राफ फॉर्म में, ताकि बच्चों को लिए पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज लिखते हो ना, तो एग्जामिनर के पास बहाना है नंबर काटने का कि इसकी लैंग्वेज मुझे प्रोफेशनल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, देखो दोबारा से, इट इज इफ द कंपनी इनकर एनी डेट और कंट्रावीन एनी लॉ,
तो क्या होगा, द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट इंप्लाई दैट मेंबर शुड नॉट बी लाइबल फॉर दोज एरर। इन गड़बड़ के लिए मेंबर लाइबल नहीं होगा। डेट किसने लिया, कंपनी ने, तो कौन चुकाएगा, कंपनी चुकाएगी। लॉ को ब्रेक किसने किया, कंपनी ने, तो पेनल्टी कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। अब मान लीजिए कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरती, तो नोटिस मेंबर के घर पे जाएगा या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएगा। नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर की जो पेनल्टी है 5,000 रुपए की, वो कंपनी भरेगी, मेंबर नहीं भरेंगे। मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। ओके, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो आप, सम अप कर रखा है। ये केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। प्रोटेक्शन, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। ये तार है, अगर मैं ये बिजली के उसमें लगाऊं सॉकेट में, तो मैं करंट आएगा, इस तार को ऐसे पकड़ के नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंसुलेटेड। इसके ऊपर रबड़ की जो एक कवरिंग कर रखी है, इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन। इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। ये जितनी भी वायरिंग है उन सब में करंट होगा, बट अगर आप इसको टच करोगे नहीं करंट लगेगा, क्यों, इंसुलेटेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल कर रही है। उसमें कंपनी बनाई किस लिए गई थी, टैक्स की चोरी के लिए। उसमें कंपनी किस लिए बनाई गई है, टैक्स की चोरी के लिए। इंटेंशन देखो आप उसकी, डिंचो की, ठीक है। हाँ जी, कंपनी की, हाँ आएंगे ना भी, डायरेक्टर ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जो एक्ट से बाहर जा रही है, और एक्ट के अगर प्रोविजन को डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं किया, तो पेनल्टीज में डायरेक्टर का नाम सबसे पहले आता है। जैसे हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, सेक्शन 129 में आएगा। हर कंपनी को बोर्ड एजीएम बुलानी पड़ती है, सेक्शन 96 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है, ठीक है। हर कंपनी को सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओसी को भेजनी पड़ती है, ये ड्यूटी भी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, सेक्शन 137 के अंदर। इन सभी के साथ में लिख रखा है नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी, ठीक है। जैसे सीए इंटर में आपको मैंने बताया कंपनी लॉ सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, सीए इंटर में आएगा, अगर पहुंचे तो। लगभग 150 के करीब सेक्शन है, हर सेक्शन के साथ में क्या दे रखी है, पेनल्टी, कि अगर आपने ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो ये पेनल्टी, ये सेक्शन नहीं कंप्लाई किया तो ये पेनल्टी। बेटा मैं सीए इंटर पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी बच्चों को पेनल्टी याद नहीं करवाई, कभी याद नहीं करवाई, आज तक नहीं करवाई। और मैं तो बोलता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को भी याद नहीं करवाऊंगा, जब तुम इंटर में आओगे नहीं याद करवाऊंगा। हाँ, 4-5 पेनल्टी ऐसी है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कर लेनी चाहिए याद, तो वो 4-5 पेनल्टी मैं बच्चों को याद करवाता हूँ। वजह दो है। नंबर 1, पेनल्टीज में मैं आपको क्या याद करवाऊं, जैसे पेनल्टी लिख रखी होगी कि अगर आपने सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी है, 2 लाख की पेनल्टी है, 5 लाख की पेनल्टी है। मैं आपको क्या याद करवाऊं उसमें, 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 5 लाख क्या होता है, नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आप कितनी पेनल्टीज याद कर सकते हो, सेक्शन के अंदर सबसेक्शंस भी हैं, और सबसेक्शन के अंदर क्लोजेस भी हैं, और सबकी पेनल्टी दे रखी है। मतलब मान के चलो 200 पेनल्टीज मिलेंगी आपको, आप कितनी याद कर लोगे, सही बात। आईसीआई पेनल्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछती भी नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आईसीआई ने एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया हो जिसमें पूछ लिया हो कि पेनल्टीज बताओ, ठीक है। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि ये पहली बात तो मैं पेनल्टीज नहीं करवा रहा, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे पता है याद कितनी कर लोगे, इसलिए मैं 3-4 पेनल्टी याद करवाता हूं। मैं कहता हूं आईसीआई एग्जाम में पेनल्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछती, कभी नहीं आएगा। सेक्शन 129 की पेनल्टी बता दो, सेक्शन 137 की पेनल्टी बता दो, बहुत रेयर। और अगर पूछेगी तो 100 नंबर में 2 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में इतने सारे पेनल्टीज याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। पिछली बार का जो लोका पेपर आया सीए इंटर का, मार्केट में एक हवा फैलाई गई कि आपके गौरव सर ने आपके साथ धोखा किया है, आपके गौरव सर ने आपको पेनल्टी नहीं करवाई। बच्चों ने कहा हाँ नहीं करवाई, तो 70 नंबर की पेनल्टी आ गई एग्जाम में, 70 नंबर की पेनल्टी। ये देखो ये क्वेश्चन पेपर और उसमें पेनल्टीज। बच्चे मेरे पास आए, बच्चे बोले सर ये कह रहे हैं कि 70 नंबर की पेनल्टी आ गई। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपका सिलेबस कितने नंबर का है,
100 नंबर का। सीए इंटर में सिलेबस दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ। अदर लॉ है 30 नंबर का, कॉर्पोरेट लॉ 70 नंबर का। ठीक है, जो अदर लॉ है उसमें पेनल्टीज आती ही नहीं है, ही नहीं पेनल्टी। अदर लॉ में जो चैप्टर है उसमें पेनल्टीज नहीं है। कितने नंबर का बच गया सिलेबस? आप क्या करो, 70 के 70 नंबर पेनल्टीज के पूछ लिए। पॉइंट मैं पूछो आप उनसे कि किस बेस पे कह रहे हैं कि 70 नंबर की पेनल्टी आ गई। कहता है ये देखो क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस। अबे यार, मतलब क्या है, दिमाग को क्या हो गया तुम्हारा? कॉन्सिक्वेंसेस में क्या पूछ रहा है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, पेनल्टीज थोड़ी पूछ रहा है। और अगर तसल्ली नहीं होती कोई बात नहीं, मैं अभी आईसीआई के सजेस्टेड आंसर आ जाएंगे, आईसीआई के आंसर रिलीज होते हैं पेपर के बाद में, मैं उसमें देख लेना। 2 नंबर की पेनल्टी। और बच्चों को मिसगाइड करने के लिए, सिर्फ किस लिए कि आप मार्केट में सिर्फ एक नाम कह दो कि गौरव सर को पढ़ाना नहीं आता, इस चक्कर में किसको धोखा दे रहे हो। इन्होंने काफी वीडियोस भी बनाई है, अगर आप देखोगे ना वो पुरानी एकेडमी की, इन्होंने वीडियोस बनवा रखी है बच्चों से कि बोलो कि पुराना टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता था, नया टीचर अच्छा पढ़ाता है। कुछ बच्चों ने बोला भी है, एक दो बच्चों ने। देखो मैं बच्चों की गलती नहीं मानता, बच्चों से बुलवाएंगे, धमका के बुलाएंगे तो कुछ भी करवा लो। बुलवाया भी था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्या आया रिजल्ट उनका? जब ये क्लेम करते हैं ना कि हमारा रिजल्ट 80% है, जो अकेडमीज क्लेम करती है, 80% रिजल्ट लाना आईसीआई के अंदर लगभग इम्पॉसिबल है बेटा। 80% का रिजल्ट आता नहीं है, अगर आता है तो आप वहां पर क्लासेस भरी होनी चाहिए। फिर उनके पास 30 एडमिशन है इंटर के, हमारे पास 45 है बेटा। और मैं जो लास्ट बैच वहां पर पढ़ा के आया था वो लगभग 100 सवा 100 बच्चों का था, 100 सवा 100 बच्चों का। उसमें कितने बच्चों का बैच बना है? 30 का। अब परसेंटेज देख लो आप, ठीक है। और बदनाम करने की पूरी कोशिश कि बोलो, आप बोलने से कुछ नहीं होता बेटा, बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी उनके खिलाफ यूट्यूब के ऊपर, उनके चाहता था मैं जवाब दे सकता था। आप नोट करना, उनकी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई ना, कमेंट वो खुद ऑफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे भर भर के गालियां निकालते हैं उनको। बच्चों के साथ उन्होंने क्या क्या करेगा सब बच्चों को पता है, इसलिए कमेंट ऑन नहीं करते वो। और मैंने एक आधी पोस्ट जो अपनी डालता हूं मैं, जैसे विशेष एकेडमी ज्वाइन कर ली उसकी पोस्ट वगैरह डाल रखी है, मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे एक बार भी मैंने कमेंट ऑफ नहीं किया। पहली बात तो टचवुड आज तक किसी बच्चे ने नेगेटिव कमेंट किया ही नहीं, एक भी बच्चा नेगेटिव कमेंट नहीं करता, क्योंकि वही टचवुड मैंने आज तक किसी बच्चे का बुरा करा ही नहीं। और मुझे पता है मुझे पढ़ाना आता है, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 15-16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हो, तो जेन्युइनली मेरे को 16 साल हो गए, मैं 2009 से सीए ही पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने नाम के आगे ये नहीं लगा मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने पहली बार कब पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था एक दो बैच पढ़ाए थे, आईटी के बैच पढ़ाए थे 2006 में, 2006 में भी क्यों, 2005 में पढ़ाए थे। तो मैं तब से एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सीए का बैच था ही नहीं। सीए का प्रॉपर बैच लेके मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2009 से। तो जेन्युइनली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 17 साल का हो चुका है। और 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई ये कहता है कि इसको पढ़ाना नहीं आता, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लास्ट एकेडमी में मैंने 13 साल पढ़ाया है, 2012 से लेकर 2025। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गौरव सर को पढ़ाना नहीं आता। उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया, जब मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, उसके बाद वो कह रहे हैं कि गौरव सर को पढ़ाना नहीं आता। तो किसके लिए डूब मरने की बात है? अगर मुझे नहीं पढ़ाना आता तो फिर बच्चों के साथ धोखा कौन कर रहा था, मैं या आपकी एकेडमी? खुद सोचो, ठीक है। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भगवान सब देख रहा है। और बच्चे भी, सीए में जो बच्चा आता है समझदार आता है, उनको पता है किसको पढ़ाना आता है और किसको नहीं पढ़ाना। मैंने कहा मैं अपना काम करूंगा बेटा। अब तक देखो आपके सामने मैंने नोट्स बना के पढ़ाए आपको इतने टॉपिक, आपके यहाँ पर सिलेबस अभी इस चैप्टर का आधा हुआ है। नीचे वाली क्लास जो है आपकी उसमें पूरा चैप्टर हो चुका है आज। मैंने एक बार भी बुक नहीं खोली, आपके सामने मैंने बुक खोली है, उस क्लास में मैंने एक बार भी बुक नहीं खोली। मैंने बिना बुक खोले पूरा चैप्टर करवा दिया। आपको लगता है मुझे नहीं आता होगा पढ़ाना? और वहां पर जब टीचर पढ़ाते हैं ना बेटा, आईपैड खोल के पढ़ाते हैं,
और एक चीज फेमस है कि उनके आगे से आईपैड हटा दो, वो एक भी क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दे तो। और ये मैं नहीं कहता, ये बच्चे कहते हैं कि उनके आगे से आईपैड हटा दो और क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखा दो आप। और मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा, यहाँ पर आपके सामने इतने सारे चैप्टर करवाऊंगा अभी, फाउंडेशन के भी और इंटर के भी। और इंटर में मेरे 2.5 सब्जेक्ट है। किसी भी चीज में पहले बुक खोल के पहले नहीं करवाऊंगा कि बुक में से पढ़ लो, पहले नोट्स ही बनेंगे हर चीज के। और सेम यही पैटर्न रहेगा। आपकी जो बुक है ना पूरी लाल हो जाएगी, लाल काली पीली। एक एक लाइन पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, एक एक लाइन। और ये पैटर्न मेरा फाउंडेशन में इंटर दोनों में है। और ऐसा नहीं कि आज से है, हमेशा से। तो मुझे पता है लोग की लैंग्वेज टिपिकल है। एक एक लाइन पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें टीचर की कहां गलती है, बताओ मुझे बेटा। हमेशा मैं कहता हूं कि लो में नंबर कटते हैं। फाउंडेशन में सबसे ज्यादा नंबर किस में कटेंगे? लो में। इंटर में सबसे ज्यादा नंबर किस में कटते हैं? लो और ऑडिट में। क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है, लीगल लैंग्वेज है। बाकी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें नंबर आ जाते हैं। मैंने जब फाउंडेशन ज्वाइन की थी ना बेटा, मेरी थ्योरी सबसे वीक थी। मुझे पता था मैं लुढ़कूंगा तो किसमें लुढ़कूंगा? थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो था ही मेरा स्ट्रॉन्ग। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? आपके 4 सब्जेक्ट है, आपको पता है कि लो थ्योरी सब्जेक्ट और लो वीक है। कहीं ज्यादातर लोगों की थ्योरी थ्योरी वीक होती है, पढ़ के मजा नहीं आता, नींद आने लगती है ना। बट बच्चा क्या करता है? उल्टा करता है। थ्योरी अगर वीक है तो फिर क्या करना चाहिए? थ्योरी पे मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। वो क्या करते हैं? थ्योरी को साइड में छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल को ज्यादा लपेट रहे होते हैं। इसमें मजा आ रहा है, क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। वही कर रहे हो ना तुम लोग भी। यही वजह है कि लो में नंबर कमाते हैं। मैंने उल्टा किया था, मैं स्टार्टिंग से समझदार रहा हूं। मेरे को पता है मैं अकाउंट्स में पास हो जाऊंगा, मैथ में पास हो जाऊंगा। तो मैंने उनमें टाइम कर रखा कम, क्योंकि उसमें तो मैं बड़े आराम से पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग है। थ्योरी में टाइम ज्यादा लगाता था मैं, लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, ये सारे काम करता था, तभी पास हुआ था, तभी टीचर बन गया। एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट समझ के फिर पढ़ाया। और वही चीज जैसे मैं तैयारी करता था, सेम मैं ऐसे तैयारी करता था। ये ऐसे हर चीज को लाइन टू लाइन पढ़ के, वर्ड टू वर्ड उस चीज को समझ के, फिर उसकी समरी लिखना, नोट्स बनाना। और वही चीज मैं तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही पैटर्न रहेगा बेटा अपना। हाँ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन की कहानी मैं आपको समझा चुका हूं, यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा, अभी बता देता हूं बेटा, 1 मिनट। कॉर्पोरेट वेल की लास्ट लाइन में लिखा हुआ, इन अदर वर्ड मेंबर एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। आपको कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन मिलता है एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी की किसी भी एक्टिविटी से आप लाइबल नहीं होते। मतलब आपको कंपनी की एक्टिविटी से क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन। कंपनी कोई डेट इनकर कर लेती है, कंपनी कोई ब्रीच कर देती है, तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये प्रोटेक्शन आपको कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट वेल। उसका असर आपके ऊपर आ ही नहीं रहा है। पॉइंट समझ में आया? सोलोमन वर्सेस सोलोमन में क्या था? ऑलमोस्ट शेयर्स आर हेल्ड बाय मिस्टर एस, all debentures, all secured debentures held by Mr. S कंपनी का क्या हो गया? वाइंडिंग अप हो गया। एसेट्स बिकी, सोल्ड, और ये पैसा आ गया। बताइए इस पैसे पे किसका हक? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कहा हमारा हक। क्यों? क्योंकि मिस्टर सोलोमन तो क्या है? कंपनी है, हमें तो इससे पैसा लेना है, ये कैसे पैसे लेके जा सकता है? बट कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, इस पैसे पे किसका हक? सिक्योर्ड डिबेंचर्स का हक। और ये सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर कौन था? मिस्टर एस सोलोमन। तो इसका हक है, आपका हक नहीं है। कोर्ट ने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मिस्टर एस ने कंपनी को पैसे उधार दिए हुए हैं, तो ये अलग ट्रांजेक्शन है जी, ये मेंबर नहीं है, ये डिबेंचर होल्डर है। तो ये पैसे किसके बदले लेना है? अपनी कैपिटल के बदले में, डिबेंचर्स के बदले में?
डिबेंचर्स के बदले में बेटा। पॉइंट क्लियर? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लो जी इसी का ही पार्ट चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताओ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है? इग्नोरिंग सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा हमेशा हो सकता है या कभी कभी? हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मींस इग्नोरिंग द ट्रूथ ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी एक सच्चाई है, ये सच है कि कंपनी अलग होती है और मेंबर अलग होते हैं, बट कुछ केसेस में इसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है। डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फेसेट। लीगल फेसेट मतलब लीगल फेस, इस बाहरी दिखावटी रूप के पीछे कौन है, देखो इसको, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना। लुकिंग बिहाइंड द कंपनी, इस कंपनी के पीछे कौन है, इस ट्रांजेक्शन के पीछे कौन है, ये देखना। ओके, सभी केसेस में ऐसा नहीं हो सकता, ओनली इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, और वो भी पावर किसके पास है, कोर्ट के पास। कोर्ट के पास पावर होती है, कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, खासकर कब, जब ये देखना हो, जब सवाल किस चीज का उठ रहा हो, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, मतलब कौन है इस ट्रांजेक्शन के पीछे। ये ट्रांजेक्शन कंपनी की नहीं है बॉस, इस कंपनी को कंट्रोल करने वाले कौन है, आर इन्वॉल्व रादर देन मेयरली द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। ये नहीं देखना ओनर कौन है, ये ट्रांजेक्शन किसने की है ये देखना है, कंट्रोल कौन कर रहा है कंपनी को, इस ट्रांजेक्शन के पीछे कौन है। दैट इज कोर्ट कैन इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी टू आइडेंटिफाई एंड पनिश द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब याद है ना, हाँ गुनेगार। रियल कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट कौन है, गुनेगार कौन है, किसकी ये साजिश है। तो कोर्ट है ना, इग्नोर कर देती है सेपरेट लीगल एंटिटी को, किसको देखने के लिए और किसको पनिश करने के लिए, कल्प्रिट, किसने ट्रांजेक्शन करी है। लीगल फसाइड मतलब फेस, रूप, फेस लिख लो आप, इस लीगल फेस की तरफ मत जाओ, कौन है इसके पीछे ये देखना है। सर ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। नंबर 1, व्हेन टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी का करेक्टर जानना है, कंपनी का करेक्टर मतलब कंपनी करेक्टरलेस है या नहीं, अरे नहीं, कंपनी हमारी दोस्त है या दुश्मन है। ये वाला केस किया था हमने, डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड, याद है क्या था इसमें। जर्मन कंपनी, एक जर्मनी के कुछ लोगों ने ब्रिटेन में आके ब्रिटिश कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उस कंपनी के सारे डायरेक्टर कौन, जर्मन, सारे शेयर होल्डर कौन, जर्मन। अब जर्मनी का और ब्रिटेन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वॉर छिड़ गया। अब एक्ट क्या कहता है, जब तक वॉर है दो कंट्रीज के बीच में, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके वो सारे क्या हो जाएंगे, सस्पेंड, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। तो इस कंपनी ने ब्रिटेन वाले लोगों से पैसे मांगे, और ब्रिटेन वाले लोगों ने क्या कहा, हम पैसे किस बात के दे, आप हमारे दुश्मन हो। कहता भाई आपके दुश्मन कौन है, जर्मन है, हम तो ब्रिटिश कंपनी है, ये देखो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम तो ब्रिटिश कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। मामला कहां चला गया, कोर्ट में। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी, क्या हम अपनी एनिमी से ट्रेड कर सकते हैं, वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडोप्टेड। तो यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अडोप्ट होगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, इसके मेंबर कौन है, हु आर द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, ये टेस्ट किया जाएगा। अगर ये हमारे दुश्मन है, इफ एनिमी, तो कंपनी इज एनिमी। अगर इसके मेंबर और डायरेक्टर हमारे दुश्मन है, तो ये कंपनी भी हमारी क्या मानी जाएगी, दुश्मन मानी जाएगी, भले ही वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू या टैक्स, रेवेन्यू को टैक्स भी बोलते हैं, आपने सुना रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
टैक्स डिपार्टमेंट्स को रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। गवर्नमेंट को जिससे इनकम आती है वो गवर्नमेंट का कौन सा हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, इन सर्टेन कंडीशंस या सर्टेन मैटर, इन सर्टेन मैटर कंसर्निंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, ड्यूटीज का एग्जांपल कोई, जीएसटी, कस्टम, कस्टम ड्यूटी सुना है ना, हाँ, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। एंड स्टैंप, ये क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी सुना है कभी? मान लो ये प्रॉपर्टी है इमूवेबल, हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब खरीदी और बेची जाती है तो क्या पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस, इसे स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम टैक्स, particularly where the question of controlling interest is an issue। जब कोई कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है तो क्या कंपनी का दिमाग होता है, कंपनी का तो दिमाग नहीं होता, तो अब क्या देखना पड़ेगा, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, किसका दिमाग है, जो टैक्स चोरी कर रहा था। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये तो करवा ही दिया था, डिंसो मैन एग्जिपेटेड, हाँ, अंदर से कुछ भी नहीं करना ना। इसमें क्या हुआ था, पर्सन फॉर्म्ड फोर कंपनीज टू इवेड, इवेड करना मतलब चोरी करना, टू इवेड द टैक्स, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए पर्सन ने 4 कंपनी फॉर्म की थी। तो कोर्ट ने क्या कहा, कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करो, 4 कंपनीज एंड मेंबर will be treated, will be treated as one person। कोर्ट ने क्या कहा, ये चारों कंपनी और वो जो डिंसो है उसे क्या माना जाएगा, एक पर्सन। कंपनी की इनकम किसकी इनकम, मेंबर की इनकम, पूरा टैक्स लो, पूरा टैक्स लो। बेटा एक वर्ड होता है टैक्स प्लानिंग, एक वर्ड होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब है इनकम टैक्स के प्रोविजन को यूज करते हुए टैक्स को प्लान किया जाता है ताकि टैक्स क्या बने, कम बने। वहां पर गवर्नमेंट खुद कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टैक्स कम बनेगा। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस करवा लो तो आपका जितना टैक्स बनता होगा उसमें से टैक्स की क्या मिल जाएगी, कुछ छूट। आप अपने माँ बाप का इंश्योरेंस करवा सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, आपको क्या मिलेगी, टैक्स की छूट मिलेगी। आप कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दो, गवर्नमेंट कहती है टैक्स में क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। तो टैक्स प्लानिंग इज गुड, टैक्स इवेजन इज नॉट गुड। ठीक है ना, टैक्स इवेजन करना मतलब चोरी करना, टैक्स प्लानिंग करना मतलब प्लान करना कि मैं अपना टैक्स मिनिमाइज कैसे कर सकता हूं एक्ट को यूज करते हुए। टैक्स इवेजन में टैक्स को यूज नहीं किया जाता, टैक्स को एब्यूज किया जाता है, मिस यूज किया जाता है, तो वो लॉ अलाउ नहीं करेगा। ठीक बात है ना। तो भले ही आपने, अब जैसे हर कोई बंदा जब भी कोई गलत काम करता है ना तो पहली क्या कोशिश करेगी कि मेरा नाम डायरेक्ट ना आ जाए, डायरेक्ट आ गया तो मैं फंसूंगा, तो क्या बनाएगा, कंपनी बनाएगा, एलएलपी बनाएगा, और फिर क्या करेगा, उसके नाम से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देगा। कहता बचेगा नहीं बेटा, जिस दिन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया तेरी गर्दन तो उस दिन तू लाइबल है, चाहे तूने कंपनी बना रखी हो चाहे तूने एलएलपी बना रखी हो, क्योंकि इनका तो दिमाग ही नहीं होता, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका मतलब दिमाग तो इसके पीछे किसी और का है, वही तो देखना है हमें कौन है। अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी क्यों बनाई गई है, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, किस चीज की लीगल ऑब्लिगेशन, सोल पर्पस, कंपनी बनाने का सोल पर्पस क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल, ओनली, ओनली पर्पस फॉर कंपनी was to use it as device, डिवाइस का मतलब क्या है, मेथड, मेथड तरीका, जरिया, टू रिड्यूस बोनस टू वर्कमैन। याद आया कुछ, एम्प्लॉई ऑफ एसोसिएटेड रबड़ इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबड़ इंडस्ट्री, उन्होंने एम्प्लॉइज ने केस कर दिया था। यहां पर दिखा कि कंपनी बनाने का एक ही पर्पस है क्या, एम्प्लॉइज का बोनस खाना,
तो कोर्ट ने क्या कहा? प्राइजिंग द वेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइजिंग? फाड़ना। फाड़ दो इस पर्दे को, हटाओ इस पर्दे को और देखो इस पर्दे के पीछे कौन है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये प्राइजिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो ना। प्राइजिंग का मतलब भी लिफ्टिंग होता है, लिफ्टिंग का मतलब रिमूवल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, रिमूवल ऑफ कॉर्पोरेट वेल, प्राइसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, टू लुक एट द रियल ट्रांजेक्शन। देखो इसकी रियल ट्रांजेक्शन क्या है, कौन है इसके पीछे। ठीक है, और ये वाला वर्कमैन वाला केस मैंने आपको करवाया था। अंदर का नहीं पढ़ना, ये वाला पेंडिंग था अपना, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे आपको होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने होल्ड कर रखा था। और अगर कंपनी बनाई गई है फ्रॉड के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, याद है गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने, सबसे पहला केस यही पड़ा था। इंप्लॉई के साथ क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि मेरी जॉब छोड़ने के बाद आप मेरे कस्टमर को सोलिसिट नहीं करोगे। वेयर द डिवाइस, डिवाइस बोले तो मेथड, डिवाइस of incorporation of companies adopted for some illegal or improper purpose. The example, to defeat or circumvent, circumvent का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, ब्रीच, बाईपास, बाईपास द लॉ, और टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करना। कंपनी का पर्पस क्या है? क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करना। और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, या लीगल ऑब्लिगेशन से बचना। तो भैया कॉर्पोरेट वेल क्या हो जाएगी? लिफ्ट हो जाएगी। चार चीजें करवा दी थी, पांचवी अपनी बाकी है, पांचवी भी करवाएंगे। कौन सा? ये लीगल ऑब्लिगेशन ही तो है, ये रहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको इंप्लॉइज को बोनस देना पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन ही तो है। ये तो एक लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने कंपनी बनाई है लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन ही तो थी कि आप मेरे कस्टमर को सोलिसिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज है। लो, नोट्स वाला एक पेज खाली मिलेगा आपको। आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल क्या होती है? कॉर्पोरेट वेल इज अ फिक्शन क्रिएटेड बाय लॉ to separate the company from its members. Okay, what is the meaning of lifting of corporate veil? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है? कोर्ट कैन डिसरिगार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसरिगार्ड? इग्नोर करना, इग्नोर करना। कोर्ट कैन डिसरिगार्ड या इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इन सम केसेस, in some cases to identify and punish the real culprit. यहां पर कल्प्रिट का मतलब क्या हुआ? रियल कल्प्रिट का मतलब क्या हुआ? हु इज एक्चुअली बिहाइंड द ट्रांजेक्शन, हु इज एक्चुअली बिहाइंड द ट्रांजेक्शन। ऐसे कौन कौन से केसेस है सर जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है?
ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है? सबसे पहला, व्हेन कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर improper और इलीगल एक्टिविटीज। कौन सा केस था? गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने। गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्ने। दूसरा, व्हेन कंपनी इज फॉर्म्ड टू अवॉइड द टैक्स लाइबिलिटी। व्हेन द सोल पर्पस of formation of company is to evade the tax liability। That is, company is not doing any business। कंपनी कुछ भी बिजनेस नहीं कर रही है, जस्ट होल्डिंग, जस्ट होल्डिंग इनकम, ये सिर्फ इनकम होल्ड कर रही है, और इन्वेस्टमेंट टू इवेड द टैक्स लाइबिलिटी। तो इस केस में कॉर्पोरेट वेल क्या किया जा सकता है? लिफ्ट किया जा सकता है। कौन सा केस? डिंशो मैनेक्जी पेटिट। डिंशो मैनेक्जी पेटिट वर्सेस रेवेन्यू। थर्ड काफी सिमिलर है, थर्ड काफी सिमिलर है। आराम से लिखो, कोई बात नहीं, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है मुझे पता है, तुम लोगों की स्पीड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आज टाइम भी हो गया, चलो आज इतना ही करेंगे।